गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीए फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था, वृद्धि और विकास इस विषय में जानेंगे कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत किस तरीके से है, कि जो वृद्धि और विकास इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। इस टॉपिक को आज हम हमारे इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले वृद्धि और विकास। हमने जाना था कि जब बालक का जन्म होता है तो प्रारंभ से इसके जन्म के साथ उसकी ग्रोथ और डेवलप जुड़ जाती है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती रहती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो वृद्धि विकास को हमने जाना था। वृद्धि का संबंध उसके शारीरिक विकास से संबंधित होता है और विकास का संबंध उसके संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक संपूर्ण रूप से इसमें शामिल हो जाता है। तो आज हम वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांतों को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास मानव जीवन में निरंतर तौर पर चलते रहते हैं। हम देखते हैं कि ये जो होते हैं कोई किसी अवस्था में तो तीव्र गति से होते हैं और किसी अवस्था में मंद, यानी चार अवस्था में, मतलब चार अवस्थाओं में से दो अवस्थाओं में तो तीव्र होते हैं जैसे कि प्रारंभिक वर्षों में, और फिर किशोरावस्था में, और जो बाकी के दो अवस्था है उसमें ये मंद हो जाते हैं। यानी कि बालक के जीवन में ये वृद्धि और विकास तीव्र गति से भी होते हैं और किसी में मंद गति से भी होता है, और एक तरह से ये निरंतर तौर पर हमारे साथ बालक के साथ जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि प्रौढ़ अवस्था तक तो हम कहते हैं कि ये निरंतर तौर पर चलते ही रहते हैं, खास करके ग्रोथ और डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट तो जीवन के अंत तक चलता रहता है। उसके बाद आया था ये गति का सिद्धांत। गति का सिद्धांत। गति, हर व्यक्ति के विकास की गति अलग अलग प्रकार से होती है और गति अवस्थाओं के अनुसार चलती रहती है। हम देखते हैं कि किसी बालक के अंदर प्रारंभिक तौर पर हम देखते हैं कि कोई बालक जल्दी हाइट को प्राप्त कर लेता है और किसी में मंद गति से हाइट की प्राप्ति होती है। तो एक गति के अनुसार होती है कि किसी में गति तीव्र गति से पाई जाती है और किसी में उसके वंश और वातावरण के अनुसार गति थोड़ी सी, या उसके एनवायरमेंट किस तरह से उसमें थोड़ा सा धीमापन भी पाया जा सकता है। तो वृद्धि विकास गति के अकॉर्डिंग भी चलता है। ठीक है ना, कि जैसे कि मान लो कोई प्रारंभ में जैसे लंबा पैदा हो रहा है तो ठीक है, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो बाद में देखते हैं कि उसके जीवन के बाद में से वो लंबा रह जाता है। किसी की गति मंद रह जाती है तो बाद में मंद है। तीसरा आ जाता है क्रम का सिद्धांत। तीसरा आ जाता है क्रम का सिद्धांत। क्रम, वृद्धि और विकास क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, किस अवस्था में कितना ग्रोथ होना है, कितना डेवलप होना है, उसी क्रम के अनुसार होता है। हम यूं नहीं बोल सकते कि अचानक से ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले शने शने धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलता है, फिर चलना सीखता है, फिर उंगलियों को फिर पकड़ना शुरू करता है, फिर हाथ से पकड़ता है। इस तरह से शने शने और क्रम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पाया जाता है। उसके बाद आता है दिशा का सिद्धांत। ग्रोथ और डेवलपमेंट दिशा के अनुसार भी होता है। हम देखते हैं कि सिर से लेकर पांव तक एक ऊपर से नीचे की ओर दिशा में होता है, शरीर के मध्य से अन्य भागों की ओर दिशा में होता है, सिरोपुच्छ, और इस तरह से ये दिशाओं की तरह से होता है। यानी कि गति और विकास भी एक निश्चित डायरेक्शन की ओर तौर पर चलता है और निश्चित दिशाओं की ओर चलता है। किस तरह से सिर से ऊपर और शरीर के अन्य भागों में इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट चलता रहता है। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण
बालक सबसे पहले शरीर के कुछ अंगों को यूज या उपयोग में करना सीखता है, यानी शरीर के कुछ अंगों को समझ पाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो एकीकरण के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों को सीखता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले वो अपने उंगलियों को हिलाना सीखता है, फिर हाथ को, फिर धीरे धीरे पांव को, फिर गर्दन हिलाता है, फिर संपूर्ण शरीर को हिलाता है, यानी कि धीरे धीरे वो अब अपने शरीर के एकीकरण की स्थिति में जा रहा है। पहले उंगली पकड़ता है किसी बालक के लोग, फिर उंगली से पकड़ता है, फिर हाथ से पकड़ता है। धीरे धीरे बालक अपने एकीकरण की प्रवृत्ति को आता है। पहले टूटे फूटे शब्द बोलता है, फिर वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। तो अपने जो प्रारंभिक तौर पर जो बालक सीखता है, उससे फिर धीरे धीरे बालक अपने संपूर्ण शरीर का उपयोग करना सीख जाता है। तो इस तरह से उसमें एकीकरण का सिद्धांत पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जान लेते हैं हम परस्पर संबंध सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत बालक के जो विकास होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसका सांस्कृतिक विकास होता है, ठीक है। जैसे जैसे उसका हर तरह से विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, यानी शारीरिक विकास के साथ साथ उसको फिर जैसे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चा खेलना पसंद करता है, ठीक है, खेलने उसकी रुचि आती है, बाहर भाग दौड़ करना शुरू करता है, यानी परस्पर संबंध स्थापित हो रहा है उसका खेलना। मानसिक विकास होता है, तो मानसिकता के साथ साथ धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू कर लेता है, पढ़ने में कोई कविता होती है, कोई कहानी होती है, इस तरह की रूप से सामाजिक विकास भी धीरे धीरे संस्कृति कल्चर से रिलेटेड गाने वगैरह से, तो हर विकास के साथ साथ उसका धीरे धीरे संबंध स्थापित होता है उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग, वो क्या चाहता है, तो इस तरह से उसका संबंध का सिद्धांत पाया जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यही बात होती है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। जैसे मान लो लड़कों में अलग तरह से विकास होता है, लड़कियों में अलग तरह से विकास होता है, फिर वातावरण वंश का प्रभाव होता है, जिस बालक परिवेश पर रहता है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। किसी बालक के वातावरण वंश का बहुत अच्छा होता है तो उसका ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, किसी में थोड़ी कमजोरियां है तो उसका प्रभाव उसके वृद्धि और विकास में पड़ता है। इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता का भी प्रभाव देखने को मिलता है, भौगोलिक परिस्थितियां होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, चाहे वो हर लोग ने भी कहा है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, अपनी जो वंश होता है, यानी कि अपना जो उसका जो कुल होता है, जैसे मान लो मनुष्य मानव जाति से, पशु जाति से कोई चिड़िया है या कोई अलग है, वो उसकी जाति से रिलेटेड है, यानी कि उस जो योनि है उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो उसका समान प्रतिमान उसी अकॉर्डिंग उसका विकास होता है। मनुष्य जो मानव है, मानव का मानव के हिसाब से होता है, जानवरों का जानवरों के हिसाब से विकास पाया जाता है। अगला है सामान्य तथा विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। मनुष्य बालक में सबसे पहले सामान्य, यानी कि वह ग्रोथ डेवलप होता है जो नॉर्मली सामान्य होता है, ठीक है। फिर उस सामान्य को प्राप्त करते हुए उसमें विशिष्टता स्पेशलिटी आती है,
फिर वो विशिष्टता को प्राप्त करता है। यानी कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट है सबसे सामान्य स्थिति में होता है, फिर विशिष्ट स्थिति में पाया जाता है। और अगला है वंशानुक्रम तथा वातावरण। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे वंशानुकरण और वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जिस स्कूल या वंश से उसका इफेक्ट और जिस भौगोलिक परिस्थिति से होता है उसके इफेक्ट का उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पड़ता है। तो आज हमने क्लास में ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, वृद्धि विकास के सिद्धांत, इसको जाना है। अब इससे रिलेटेड आज आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट वृद्धि और विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि और विकास के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से सिद्धांत है जो आपने क्लास में जाना, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड के समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, सिचुएशन को क्रिटिकल है, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी से बीमारी से बचे हुए रह सकते हो। तो वैसे कई नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू।